हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा आज आपके लिए एक विशेष टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है यूनेस्को। देखिए दोस्तों, यूनेस्को एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पार्ट 1 के अंतर्गत ये आता है और यूनेस्को जो टॉपिक है इसमें से एक सवाल हमेशा कोई भी कंपटीशन अगर आप उठाकर देखते हो, कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखते हो तो एक सवाल 100% यूनेस्को से मिलता है। दोस्तों, तो यूनेस्को क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके क्या क्या प्रोग्राम है, हम आज इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप अपना पेन और रजिस्टर लीजिए और जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूं बढ़िया नोट्स बनाकर पढ़िए। इधर आप जब एक टॉपिक का नोट्स बनाकर पढ़ोगे ना तो आपको मजा आएगा रिवीजन करने का। तो जब रिवीजन करने का मजा आएगा तो आपका टॉपिक ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। देखिए, लाइब्रेरी साइंस इज ए टेक्निकल सब्जेक्ट। लाइब्रेरी साइंस एक तकनीकी विषय है जिसको बार बार पढ़ने से ही याद होता है। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी इस क्लास को जो है देख रहे हैं, हमारे इस क्लास को सबसे पहले लाइक कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की जो वैकेंसी आने वाली है सेकंड फेज में 740 पदों पर, उसकी तैयारी कराने के लिए ये मैंने टॉपिक आज शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इस क्लास की जो PDF है मैं आपको इस हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी ताकि आप आराम से नोट्स बना सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस ज्वाइन कर लीजिएगा और अगर आपको बात करनी है तो आप इस नंबर पे कभी भी कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी नए हैं, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और कुछ डेमो क्लासेस दी हुई है उनको भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला जो भाग है जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दोस्तों प्रमोटर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, जिसके अंदर आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इंटरनेशनल लेवल प्रमोटर, जिसका नाम है दोस्तों यूनेस्को। तो यूनेस्को जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? यूनेस्को टॉपिक आपका पढ़ना जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम शुरू करेंगे आपका ये टॉपिक यूनेस्को। शुरू करने से पहले मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है आपकी मेहनत पर ही निर्भर करता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप सोचते हैं कि मैं वैकेंसी आने के बाद अगर मैं तैयारी करूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अभी से लगना पड़ेगा। अगर आपने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का तो अगले 6 महीने के लिए अपने आप को अनुशासित और एकाग्रत कर पढ़ाई शुरू कर दीजिए दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक है यूनेस्को। पहला सवाल यही बनेगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आपका ये यूनेस्को है, यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यू से क्या हो जाएगा यूनाइटेड, एन से क्या हो जाएगा नेशंस, ई से क्या हो जाएगा एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट्स की UNA की एक विशेष एजेंसी है। क्या है दोस्तों? एजेंसी है। ठीक है ना भाई, जो संयुक्त राष्ट्र है यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है ना भाई, यूनाइटेड नेशंस की एक जो क्या है ये एजेंसी है जिसका नाम क्या है भाई? यूनेस्को है, जिसका उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना होता है। क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, चाहे नेशनल लेवल का हो चाहे इंटरनेशनल लेवल का हो, कोई ना कोई उसका एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य होता है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म अगर आप देखते हो तो उसमें एजुकेशनल हो गया वर्ड जिसको हम कहते हैं शिक्षा, साइंटिफिक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं विज्ञान, कल्चरल वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं संस्कृति।
तो कुल मिला के यूनेस्को का जो उद्देश्य है कि पूरे वर्ल्ड में जो है शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा का बढ़ावा देना है। यही यूनेस्को का जो है सबसे बड़ा उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ये एक विशेष एजेंसी है। ठीक है दोस्तों, एंड ऑफ द यूनाइटेड नेशन की एम्ड, जिसका लक्ष्य है एट प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी एंड थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, आर्ट्स एंड साइंस एंड कल्चर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में कंटेंट लिखें और अंग्रेजी मीडियम वाले अंग्रेजी में कंटेंट लिखें। लेकिन विशेष रूप से हमने इस बार एक ऐसा सिस्टम किया है कि पूरा कंटेंट हम अपडेट कर रहे हैं, बाइलिंगुअल कर रहे हैं, ताकि ऑल ओवर इंडिया के कोई भी स्टेट का, ऑल ओवर इंडिया के कोई भी डिस्ट्रिक्ट का, ऑल ओवर इंडिया के कोई भी गांव का विद्यार्थी दोनों भाषाओं में अगर वो लाइब्रेरी साइंस को पढ़ता है तो उसको भविष्य में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। इसमें का मतलब हो गया यूनेस्को। इसमें का मतलब क्या हो गया? यूनेस्को में 193 सदस्यीय राज्य हैं और 12 सहयोगी सदस्य हैं। ध्यान रखना, इसमें कितने हैं दोस्तों? 13 मेंबर स्टेट्स हैं और जो 12 एसोसिएट मेंबर्स हैं, और साथ ही गैर सरकारी, अंतर सरकारी और निजी क्षेत्र की में भी भागीदार है। और उसके साथ साथ जो यूनेस्को है एक नॉन गवर्नमेंटल है, इंटर गवर्नमेंटल है और प्राइवेट सेक्टर में भी ये क्या है दोस्तों? भागीदार है। पेरिस फ्रांस में मुख्यालय है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला सवाल यही बनेगा कि जो है यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको पता है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? पेरिस के अंदर है, जो किसकी राजधानी है? फ्रांस की। ठीक है ना भाई, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, और पेरिस में ध्यान रखना यूनेस्को का क्या है? हेडक्वार्टर है। ये सवाल कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। यूनेस्को के 53 क्षेत्रीय कार्यालय है और 199 राष्ट्रीय आयोग है जो इसके वैश्विक जनादेश की सुविधा प्रदान करते हैं। किसकी भाई? वैश्विक जनादेश की सुविधा का प्रदान करते हैं। तो आपका सवाल बनने का यहाँ पर एक ही है। पहला सवाल तो बनेगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म यूनेस्को? यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? दूसरा सवाल बनेगा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इस तरीके से ये सवाल हमेशा बनते हैं, ध्यान रखना। तो इट हैज 193 मेंबर स्टेट्स and 12 association members as well as partners in the non-governmental, intergovernmental and private sector and headquarters in Paris। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? पेरिस में है, जो कहाँ पर है? फ्रांस में। and UNESCO has 53 regional field offices and 199 national commissions that facilitate its global mandate। तो ध्यान रखना, ये ग्लोबल मैंडेट को सुविधा प्रदान करता है दोस्तों। ठीक है, अब हमने यूनेस्को का उद्देश्य पढ़ा, फुल फॉर्म पढ़ा, और भी क्या यूनेस्को के बारे में पढ़े। लेकिन आपको पढ़ते समय ध्यान रखना, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो आपको इस तरीके से नोट्स बनाना होता है। जब एक पर्टिकुलर अगर एक ही जगह नोट्स बनता है ना, तो आपको रिविजन करने में मजा आता है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं यूनेस्को की। सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखना है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं कि यूनेस्को की स्थापना। तो यूनेस्को की स्थापना को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि देखो कई जगह यूनेस्को की स्थापना लिखी हुई है 16 नवंबर 1945, लेकिन आगे ये ध्यान रखना, इट केम इनटू फोर्स ऑन 4 नवंबर 1946। ये 4 नवंबर 1946 को लागू हुआ था। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना, दोनों चीजें याद रखनी है। तो यूनेस्को की स्थापना तो हो गई थी 16 नवंबर 1945 में हो गई थी। ठीक है, लेकिन इसको लागू किया गया, तो लागू कब किया गया था भाई? 4 नवंबर 1946 को इसको लागू किया गया था। और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों?
फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है इसका क्या है दोस्तों? हेडक्वार्टर है दोस्तों। उसके बाद यूनेस्को का जो पहला डायरेक्टर जनरल है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि यूनेस्को का जो पहला डायरेक्टर जनरल है वो है आपके जूलियन हॉक्सले। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है दोस्तों जूलियन हॉक्सले। ये पहला जो यूनेस्को का जो डायरेक्टर जनरल है। और वर्तमान में जो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे एज़ोली। क्या नाम है दोस्तों? ऑड्रे एज़ोली, ध्यान रखना। तो ऑड्रे एज़ोली जो है वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है। ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को का फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन है था? जूलियन हॉक्सले था। वर्तमान में ये है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार परीक्षा के अंदर ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को की टैगलाइन क्या है? यूनेस्को की टैगलाइन है विश्व धरोहर हमारी धरोहर है। तो विश्व धरोहर हमारी धरोहर है, ये यूनेस्को का क्या है दोस्तों? टैगलाइन है। तो आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि वर्ल्ड हेरिटेज इज अवर हेरिटेज। क्या नाम है दोस्तों? वर्ल्ड हेरिटेज इज अवर हेरिटेज इज द टैगलाइन ऑफ यूनेस्को। ये क्या है दोस्तों? यूनेस्को का टैगलाइन है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों यूनेस्को के कुछ पब्लिकेशन है। पब्लिकेशन का मतलब हो गया प्रकाशन, कि यूनेस्को जो है कौन कौन सी चीज़ों का प्रकाशन करता है। एक यूनेस्को का जो एक न्यूज़ लेटर है जिसका नाम है यूनिसिस्ट न्यूज़ लेटर। तो ध्यान रखना, यूनिसिस्ट न्यूज़ लेटर कौन प्रकाशित करता है? ये यूनेस्को प्रकाशित करता है। दूसरा है यूनेस्को जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। और दूसरा क्या है दोस्तों? यूनेस्को जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस है, ये भी पब्लिश करता है। तीसरा है दोस्तों इंफॉर्मेटिक्स। ये क्या है दोस्तों? इंफॉर्मेटिक्स है। चौथा है ट्रांसलेशनम। तो चौथा ट्रांसलेशनम में यही कहता है। और पांचवा जो है आपके कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सेक्टर CI, जो कब आया था? 1990 में आया था। तो दीज आर द पब्लिकेशंस ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा इन प्रकार का पब्लिश किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है। और सवाल क्या है कि यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, कि यूनेस्को का जो पब्लिक लाइब्रेरी है, सार्वजनिक पुस्तकालय का जो मैनिफेस्टो है, तो सबसे पहले यूनेस्को के द्वारा ये पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो कब तैयार हुआ था, कब बनाया गया था? तो सबसे पहले ध्यान रखना, बनाया गया था 1949 में। ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि यूनेस्को द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो कब शुरू किया गया था। तो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो है वो आपको शुरू किया गया था 1949 में शुरू किया गया था। और इसमें संशोधन हो गया था 1972 में। और 72 में इसका संशोधन किया गया था। और फिर से 1994 में जो है इफ्ला के सहयोग से संशोधित किया गया था। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मैनिफेस्टो कब आया था? तो ये ध्यान रखना है, ये मैनिफेस्टो आया था आपके 1949 में आया था। फिर उसके अंदर संशोधन हुआ था। संशोधन का मतलब होता है अमेंडमेंट हुआ था। और अमेंडमेंट कब हुआ था? तो ध्यान रखना है 1972 के अंदर। फिर अंतिम जो है अमेंडमेंट, लास्ट अमेंडमेंट, जो किसकी सहायता से? इफ्ला की सहायता से। लास्ट अमेंडमेंट हुआ था 1994 with the help of 1994, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इफ्ला। तो इफ्ला के सहयोग से जो है अंतिम जो है संशोधन हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो इट वाज अमेंडेड इन 1972, इसमें 1972 में संशोधन हुआ था। एंड अगेन अमेंडमेंट इन 1994, और 1994 में अमेंडमेंट हुआ इन कोलैबोरेशन विथ इफ्ला। किसके साथ भाई? इफ्ला के सहयोग से जो है इसके अंदर क्या हुआ था भाई? अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल कई बार इंपॉर्टेंट बनता है और परीक्षा के अंदर हमेशा पूछा जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सब कुछ क्लियर हो गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, आगे यूनेस्को के अंदर क्या पढ़ रहे हैं हम। अब एक ध्यान रखना है, यूनेस्को में ये सवाल कई बार पूछा जाता है परीक्षा के अंदर, पीजीआई प्रोग्राम।
एक प्रोग्राम का नाम है जिसका है पीजीआई। पीजीआई की फुल फॉर्म ये होती है दोस्तों कि जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, जिसको पीजीआई प्रोग्राम भी कहते हैं। और कई बार ध्यान रखना है परीक्षा के अंदर इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म को लेकर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पीजीआई का मतलब हो गया जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो पीजीआई प्रलेखन गतिविधियों, पुस्तकालय और अभिलेखागार के विकास से संबंधित यूनेस्को के कार्यक्रम के साथ यूनिसिस्ट को विलय करके 1976 में बनाया गया था। कब बनाया गया था भाई? 1976 में बनाया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि सवाल बनेगा कि भाई यूनेस्को का जो पीजीआई प्रोग्राम है ये कब आया था। तो यूनेस्को का ये पीजीआई प्रोग्राम है 1976 में इसे बनाया गया था दोस्तों। तो जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम पीजीआई वाज क्रिएटेड इन 1976, 1976 में इसे क्रिएट किया गया बाय मर्जिंग यूनिसिस्ट विद यूनेस्कोस प्रोग्राम कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एक्टिविटीज, लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। तो ध्यान रखना आपको, यूनेस्को का जो ये पीजीआई प्रोग्राम है तो जिसको यूनिसिस्ट के साथ विलय करके, तो ध्यान रखना आपको 1976 में इसको बनाया गया था। तो सवाल आता है पीजीआई प्रोग्राम यूनेस्को के द्वारा कब बनाया गया था, तो डेट याद रखना है 1976। इस क्लास के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज से 1 साल पहले हमने शुरुआत की थी ऑनलाइन स्कूल इंडिया प्लेटफॉर्म की, जिसका एक ही उद्देश्य रहा है कि आप जैसे जो विद्यार्थी हैं जो लाइब्रेरियन बनने का सपना देखा है उनको हम लाइब्रेरियन बनने के लिए प्रेरित करें और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएं। तो सबसे पहले हमने राजस्थान 3rd ग्रेड का जो एक कोर्स चलाया था, जिसके अंदर हमने जो रिजल्ट दिया है उसमें जो टॉप में नैना सैनी जो हमारे पूरे राजस्थान के अंदर इन्होंने थर्ड रैंक लाकर जो है पूरा हमारा जो है ऑनलाइन स्कूल इंडिया के मार्गदर्शन में उन्होंने ये सफलता प्राप्त की है। और इसके अलावा हमारे यहाँ से 120 प्लस लोगों का राजस्थान ग्रेड 3rd के अंदर सिलेक्शन हुआ है और ये लोग इतने उत्साहित हुए और ये लोग आज भी राजस्थान के अंदर इन लोगों से जो पूछते हैं आपने कहाँ से पढ़ा, तो इनके अंतरात्मा से एक ही आवाज़ आई, ऑनलाइन स्कूल इंडिया सुमेर सर के मार्गदर्शन में पढ़ा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और आज भी कर रहा हूँ, सबसे बड़ी बात। और अब आने वाली जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है उसके अंदर मैं आपको लिए पूरा नया कंटेंट अपडेट कर रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं यूनेस्को ने 1976 में दो विभाग कौन से हैं, एक तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट द्वारा पीजीआई जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम का गठन किया था। तो अभी हमने पढ़ा था पीजीआई का गठन कब हुआ था, 1976 में। और 2 डिपार्टमेंट कौन कौन से थे, एक था इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और दूसरा था डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट। तो यूनेस्को फॉर्म्ड पीजीआई जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम इन 1976 बाय 2 डिपार्टमेंट्स, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट। इन दोनों को इकट्ठा करके उन्होंने जो है 1976 में पीजीआई का गठन किया था। ठीक है दोस्तों, अब एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि जो ये आइसोरिड है, ISORID, ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ध्यान रखना, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कई बार सवाल पूछा जाता है परीक्षा के अंदर कि आइसोरिड की फुल फॉर्म क्या है। तो आइसोरिड मतलब इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, और आइसोरिड की स्थापना कब की गई थी, 1972 में फिड की मदद से की गई थी। किसकी मदद से भाई, FID की मदद से, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि आइसोरिड की स्थापना किसके सहयोग से की गई। तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1972, इसकी स्थापना 1972 में विद द हेल्प ऑफ FID की सहायता से जो है इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आइसोरिड की जो फुल फॉर्म है इसकी स्थापना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगला जो प्रोजेक्ट है बुक कूपन सिस्टम। तो ये बुक कूपन सिस्टम है जो 1948 में किसके द्वारा शुरू किया गया था,
यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। और दूसरा मेडलाइन पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है ना भाई, ये कई बार परीक्षा के अंदर सवाल आता है कि बुक कूपन सिस्टम जो है यूनेस्को के द्वारा कब शुरू किया गया, 1948 में। और मेडलाइन पब्लिक लाइब्रेरी 1954, ये किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। अब हम बात करते हैं आगे नेटिस। नेटिस की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होती है दोस्तों, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और किसके द्वारा दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा। तो जो नेटिस है ये कई बार पूछा जाता है, NATIS। तो नेटिस की स्थापना 1974 में हुई थी और किसके द्वारा भाई, यूनेस्को के द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यूनेस्को ने एक किताब की क्या परिभाषा दी। यूनेस्को के अनुसार एक किताब के अंदर कितने पृष्ठ होने चाहिए, कितने पेजेस की जो किताब है वो हमेशा किताब मानी जाएगी। तो ध्यान रखना, यूनेस्को कवर को छोड़कर कम से कम 49 पृष्ठों के गैर आवृत मुद्रित प्रकाशन के रूप में प्रकाशित करता है। तो यूनेस्को पब्लिशेस एज ए नॉन मैग्निफाइड प्रिंटेड पब्लिकेशन ऑफ एटलीस्ट 49 पेजेस एक्सक्लूडिंग कवर, के कवर को छोड़कर अगर किसी भी किताब के अंदर 49 पेज है तो बिल्कुल वो एक किताब मानी जाएगी दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, ये राजस्थान 3rd ग्रेड के अंदर भी आया था, राजस्थान ग्रेड 3rd के अंदर भी ये एग्जाम पूछा गया था। ये एग्जाम में आया था कि DARE के जो डेयर है, डेयर जो यूनेस्को का एक डेटाबेस है जो किससे संबंधित है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। क्या दोस्तों, सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, के बारे में जानकारी प्रदान करता है। किसके बारे में भाई, सामाजिक विज्ञान के बारे में ये जानकारी प्रदान करता है। तो डेयर विच इज द डेटाबेस ऑफ यूनेस्को विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोशल साइंसेस, जो है सोशल साइंस से संबंधित जो है ये संबंध रखता है। तो परीक्षा के अंदर सीधा सवाल ऐसे बनता है कि डेयर जो यूनेस्को का जो डेटाबेस है किससे संबंध है। तो ध्यान रखना आपको किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना डेयर यूनेस्को का जो डेटाबेस है ये आपके ध्यान रखना सोशल साइंस से संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों, सोशल साइंस से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं IFAP। ध्यान रखना IFAP का मतलब होता है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स। क्या होता है दोस्तों, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स। तो ध्यान रखना ये एक अंतर सरकारी कार्यक्रम है। क्या है दोस्तों, ये एक अंतर सरकारी कार्यक्रम है जिसे वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे 2001 में शुरू किया गया था। इससे कब शुरू किया गया था दोस्तों, 2001 में शुरू किया गया था। तो IFAP जिसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम, जिसे 2001 में शुरू किया गया था। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम विच स्टार्टेड इन 2001 में शुरू किया गया था। ये सवाल कई बार UGC नेट के अंदर भी पूछा गया है और कई बार जो है ये सेट में भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखना यूनेस्को के बहुत सारे कार्यक्रम हैं। ध्यान रखना आज हम यूनेस्को का जो ये पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगले जो दिन 2-3 दिन के बाद हम पार्ट 2 भी आपको इसी चैनल पर करवाएंगे, ताकि आपको जो है 2 क्लास के अंदर, 2 वीडियो क्लास के अंदर आपका ये कंटेंट पूरा हो जाए। तो आप सबसे पहले आज की जो क्लास है पार्ट 1 उनका बढ़िया सा नोट्स बनाइए, और जब अगली क्लास आएगी इस पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर और भी यूनेस्को का हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एग्जाम पैटर्न बदला है, जिस तरीके से समय बदला है, थोड़ा एग्जाम का लेवल भी काफ़ी थोड़ा हाई होने लगा है दोस्तों, ठीक है। यूनेस्को ने अप्रैल 1978 में PGI के तहत CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट विकसित किया है। तो CCF की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, कॉमन कम्युनिकेशन, ठीक है ना भाई, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। ध्यान रखना ये क्या है दोस्तों, CCF की फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। तो CCF की जो स्थापना है ये अप्रैल 2078 में PGI के तहत, PGI आपका प्रोग्राम है, ये PGI प्रोग्राम कब आया था, 1976 में आया था। तो PGI प्रोग्राम के तहत उन्होंने एक CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट को विकसित किया था। तो यूनेस्को डेवलप्ड CCF अंडर PGI प्रोग्राम इन अप्रैल 1978 में, ठीक है दोस्तों।
अब ये चीज ध्यान रखना है कि 14 अक्टूबर 2019 को एशिया प्रशांत पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 14 अक्टूबर 1919 को जो है 2019 को 14 अक्टूबर 2019 को एशिया प्रशांत जो पुरस्कार है यूनेस्को द्वारा विक्रम साराभाई लाइब्रेरी को दिया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनेस्को के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है एशिया प्रशांत पुरस्कार। ये किसके द्वारा दोस्तों? ये विक्रम साराभाई लाइब्रेरी को दिया गया है। तो 14 अक्टूबर इन 2019 एशिया प्रशांत प्राइज वाज गिवन बाय यूनेस्को टू विक्रम साराभाई लाइब्रेरी। किसको दिया जाता है भाई? विक्रम साराभाई लाइब्रेरी को दिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आपका ये पार्ट 1 यूनेस्को का समाप्त होता है। अब आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए ताकि आपको पता चले कि भाई आपको कितना याद रहा है दोस्तों। बढ़िया सा नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए और जल्द हम यूनेस्को का जो सेकंड पार्ट है वो लेकर आएंगे दोस्तों। तो पहला सवाल है दोस्तों, सभी के लिए सूचना कार्यक्रम IFAP किसके द्वारा शुरू किया गया है? मतलब इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IFAP, ये प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये प्रोग्राम शुरू किया गया था यूनेस्को के द्वारा। और कब शुरू किया गया था? 2001 में शुरू किया गया था, ध्यान रखना। दूसरा, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज इन, कि यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ध्यान रखना, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? पेरिस के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? पेरिस के अंदर है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। और तीसरा सवाल है कि भाई इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये KVS के अंदर आया है और ये लॉन्च किया गया था, ध्यान रखना, यूनेस्को के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। अगला सवाल जल्दी से आंसर दीजिए कि यूनेस्को वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर, यूनेस्को की स्थापना कौन से साल में हुई? तो यूनेस्को की स्थापना यहाँ पर ध्यान रखना 1945 में हुई थी, ध्यान रखना। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को का टैगलाइन क्या है? तो यूनेस्को का टैगलाइन है विश्व धरोहर हमारी धरोहर है। क्या है दोस्तों? विश्व धरोहर हमारी धरोहर है। तो इस प्रकार के सवालों को ध्यान रखना, अच्छी तरीके से कंटेस्ट कर लेना, नहीं तो ऑप्शन में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी टॉपिक पढ़े बढ़िया से नोट्स बनाकर पढ़े ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कि यूनेस्को स्टैंड्स फॉर, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है भाई? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1949 वाज अमेंडेड इन 1994 इन कोलैबोरेशन विथ यूनेस्को। सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा जो कब आया था? 1949 को, लेकिन 1994 में अंतिम में किसके सहयोग से संशोधित किया गया था? तो किसके सहयोग से अमेंडमेंट हुआ था? तो अंतिम जो मैनिफेस्टो है 1994 में इफ्ला के सहयोग से ये संशोधित हुआ था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो ये बुक कूपन सिस्टम है ये 1948 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, आपके यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। और जो ये नेटिस प्रोग्राम है, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यूनेस्को द्वारा विकसित किया गया था। मैंने अभी बताया था ये नेटिस प्रोग्राम है, ठीक है ना, जिसका नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये नेटिस प्रोग्राम है, मैंने अलग से आपको बताया था, मैंने कहा परीक्षा के अंदर आएगा, ठीक है। ये रहा देखो 1974 के अंदर। तो ध्यान रखना है 1974 के अंदर इसको शुरू किया गया था नेटिस को। फिर डेयर इज द डेटाबेस ऑफ यूनेस्को विच रिलेटेड। सबको पता है कि डेयर यूनेस्को का डेटाबेस है, लेकिन इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है दोस्तों सोशल साइंस से। किससे संबंध है दोस्तों? सोशल साइंस से है। IFAP ये जो इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम है, इसको यूनेस्को के द्वारा शुरू कब किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको शुरू किया गया था 2001 के अंदर इसको शुरू किया गया था। आइसोरेट वाज एस्टेब्लिश, आइसोरेट को स्थापना की गई है 1972 विद द हेल्प ऑफ। तो आइसोरेट की स्थापना 1972 में किसकी हेल्प से भाई? फिड की हेल्प से, ध्यान रखना, फिड की हेल्प से इसकी सहायता की गई है दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल
स्कूल में आने वाले 740 पदों पर लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहा है, उनको सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, समय बहुत कम है और लेकिन आपके पास जो है कंटेंट भी आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके इस कंपटीशन एग्जाम में दोनों पेपर को आपको साथ में लेकर चलना होगा, ताकि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर दोनों पेपर एक साथ चलोगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी दोस्तों। और दूसरी बात यह है, आप सोचते हैं कि मैं वैकेंसी आने के बाद, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, सेकंड फेज में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी और वैकेंसी आने के बाद विद इन 2 या 2.5 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। 2 या 2.5 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, लेकिन इसके बाद आपके पास इतना टाइम नहीं मिलेगा। अभी से आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जो मेहनत करते हैं वो हमेशा असफल हो जाते हैं, लेकिन जो लगातार मेहनत करते हैं वही अंत में सफल होते हैं। मेहनत सब करते हैं, कोई 2 घंटा पढ़ रहा है, कोई 3 घंटा पढ़ रहा है, कोई 4 घंटा पढ़ रहा है। वैकेंसी आने के बाद भले आप 10 घंटे पढ़ो, लेकिन 10 घंटे पढ़ने से सिर्फ आपका 2.5 महीने में सिलेबस पूरा होगा। लेकिन अगर आप लगातार पढ़ते आ रहे हो और एक कोई भी कंपटीशन हो, चाहे लाइब्रेरियन हो चाहे और भी कंपटीशन हो, कम से कम आपको 6 महीने जी जान लगाकर आपको पढ़ना होता है। और आप सब में से 90% वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी से कोर्स किया हुआ है। तो इस बार हमने एक सिस्टम बनाया है कि जो भी हमारे ऐप से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए मैंने ध्यान रखना, सबसे पहले हर टॉपिक का एक क्या बनाया दोस्तों, वीडियो बनाया। जैसे एक टॉपिक है ILA का वीडियो बनाया। उसके बाद जो PDF है, वो PDF आपको क्या मिलेगी दोस्तों, बायलिंगुअल मिलेगी, ताकि ऑल ओवर इंडिया का कोई भी विद्यार्थी हमारे यहाँ से अध्ययन कर सकता है। जैसे आपने हमारी कुछ डेमो क्लासेस दे रखी हैं, और लास्ट में उसी टॉपिक का क्या होगा बेटा, लास्ट में क्या होगा, इसी टॉपिक का जो है वो क्या होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, उसके बाद पार्ट वाइज टेस्ट होगा और लास्ट में आपके मॉडल पेपर होंगे। ध्यान रखना, बैच हमारा शुरू हो चुका है, अभी हम रिकॉर्डेड कोर्स करवा रहे हैं और अगले 2 महीने के अंदर आपका रिकॉर्डेड कोर्स पूरा हो जाएगा, ताकि आप भी साथ साथ रिकॉर्डेड कोर्स कर लीजिए। और मैं ये चाहता हूँ कि वैकेंसी से पहले अगर आपका सिलेबस पूरा हो जाता है तो समझ लीजिए वैकेंसी के बाद आप अच्छी तरीके से जो है रिवीजन कर पाओगे दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तैयारी करना चाहता है, आप हमारे जो है ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारा लोगो है। और अधिक जानकारी के लिए ये मेरे पर्सनल नंबर है, आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो आपको ये 2999 में, जिसके अंदर आपके पेपर 1 भी देंगे और उसके साथ साथ आपको क्या देंगे दोस्तों, पेपर 2 भी आपको देंगे। ध्यान रखना, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होगा, और उसके साथ आपके क्या होगी दोस्तों, टेस्ट सीरीज भी फ्री होगी। क्या होगी दोस्तों, आपके इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको क्या रहेगी, फ्री रहेगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अभी आपको जो है वैकेंसी आने से पहले हम आपको रिकॉर्डेड क्लास करवाएंगे, और जैसे ही वैकेंसी आएगी तो रिकॉर्डेड क्लास के साथ आपकी लाइव क्लास फ्री रहेगी। लेकिन अभी आपको वर्तमान में रिकॉर्डेड क्लासेस पढ़नी चाहिए, ताकि आपको ये समझ में आ सके कौन सा टॉपिक, कौन से पार्ट है, हमें कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, कैसे कंटेंट को लिखना है। ये आपके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं ऐसे लाइव क्लास लाओ, लाइव क्लास लाओ, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, मान लीजिए आज आप जुड़े हो और शाम को मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, फेज रिलेशन, आपको पता ही नहीं चलेगा ये फेज रिलेशन कौन से टॉपिक का भाग है और कौन से पार्ट के अंदर है। फिर आप सिलेबस में ढूंढेंगे तो ये फेज रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि फेज रिलेशन एक कॉलम क्लासिफिकेशन का भाग होता है। तो इसलिए आप 5 रजिस्टर लाकर आप अभी से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि समय आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है और अगले 6 महीने जो है आपकी ज़िंदगी बना भी सकते हैं और आपकी ज़िंदगी बिगाड़ भी सकते हैं। आपको डिसीजन अब आपको लेना है दोस्तों। इस क्लास को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो है आपको हर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की आने वाली 740 लाइब्रेरियन पोस्ट की हर छोटी मोटी अपडेट आपको हम इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।